हेलो एवरीवन, क्या हाल आपका। आज हम सोल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 2023। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अ लैंडस्लाइड अकर इन द मिडल ऑफ द नाइट रात है और 20 जुलाई 2023 इन अ रिमोट माउंटेन हैमलेट अप्रोक्सीमेटली 60 किलोमीटर फ्रॉम उत्तरकाशी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नाइट है, ठीक है, रिमोट एरिया है और हिली एरिया है। द लैंडस्लाइड वाज कॉज्ड बाय टोरेंशियल रेन। टोरेंशियल रेन मतलब जो मॉनसून के टाइम होती है, वो कंटिन्यूस होती है, फिर रुक जाएगी, फिर चलेगी। हैज रिजल्टेड इन लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ। मीन सड़कें जो होंगी, लैंडस्लाइड होगी तो बहुत मुश्किल होगा। यू आर अ डीएम ऑफ द एरिया have rushed to the spot with the team of doctor, NGO, media, police along with the numerous support staff to oversee the rescue operation. Okay. A man came running to you with a request for urgent medical help for his pregnant wife who is in labor and losing blood. मतलब वो लेबर की जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट हो चुकी है और वो ब्लड लूज कर रही है। अब यहाँ पे एक प्रेजेंस ऑफ माइंड बोलते हैं इसको। उसने बोला प्रेग्नेंट वाइफ। अब यहाँ पे दो जानों की बात हो रही है, एक उस लेडी की और एक जो बच्चा पैदा होने वाला है। ओके, तो दो लाइफ्स की बात हो रही है, इस चीज का ध्यान रखना। दिस इज प्रेजेंस ऑफ योर माइंड। You directed your medical team to examine his wife. They returned and conveyed to you that this woman need blood transfusion immediately. Immediately चाहिए, मतलब आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। Upon inquiry, you come to know that a few blood collection bag and blood group test kits are available in the ambulance accompanying your team. Okay, few people of your team already volunteered. कुछ लोग अपने आप वॉलंटियर हुए ब्लड डोनेट करने के लिए, भी अच्छी बात है। Being a physician who graduated from AIMS, you know that blood for transfusion needs to be procured only through recognized blood bank. अब ये चीज सोचो कि रिकॉग्नाइज्ड ब्लड बैंक का रीजन क्या है। इसका रीजन मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। अमिताभ बच्चन को एक टाइम शूटिंग करते टाइम चोट लगी थी, तो उन्हें ब्लड दिया था। लेकिन बहुत सारे फैन ऐसे ही वॉलंटियर हुए थे कि भाई हम ब्लड देंगे अमिताभ बच्चन को, और उन्होंने दिया भी। हुआ क्या, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से इन्फेक्टेड ब्लड उनको ट्रांसफर हो गया और उसकी वजह से उन्हें हेपेटाइटिस बी हुआ था। इसलिए बोला जाता है कि भाई जो ब्लड है ट्रांसफ्यूजन के लिए वो रिकॉग्नाइज ब्लड बैंक से हो। ओके, योर टीम मेंबर आर डिवाइडेड ऑन द इशू। सम फेवर transfusion while some other oppose it because of infection. The doctor in the team are ready to facilitate the delivery provided they are not penalized for the transfusion. अगर ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाता है ये कंसीडर होगा इलीगल और इसके अगेंस्ट आपके खिलाफ कोई कार्रवाई भी हो सकती है। तो डॉक्टर ये कह रहे हैं कि सर अगर आप इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, अकाउंटेबिलिटी लेते हो, फिर हम कुछ नहीं करेंगे, हम कर देंगे, लेकिन इसकी आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ओके, now DM is in a dilemma. Your professional training emphasizes on the prioritizing service to humanity and saving the lives of the individual. आई होप आपको केस स्टडी समझ में आ गई होगी। रात का टाइम है, बारिश हो रही है, रिमोट एरिया है, इमीडिएटली ब्लड रिक्वायर है। ओके, और वो लेबर में आ चुकी है, अभी आने वाली नहीं है, आ चुकी है। ओके, तो इमीडिएट ब्लड चाहिए। कुछ लोग वॉलंटियर हो गए हैं देने के लिए, लेकिन एक डिलेमा है। क्यों? क्योंकि इन्फेक्टेड ब्लड ना ट्रांसफ्यूज हो जाए, इसलिए। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है। व्हाट आर द एथिकल इशू इन्वॉल्व इन द केस। जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हमें लिखने हैं स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर कौन कौन है इसमें? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उनकी टीम है, टीम ही लिखना वरना इतना लंबा कौन लिखेगा, एनजीओ, पुलिस, तो टीम लिख देना। प्रेग्नेंट वुमेन है और उसका बच्चा है और उसका हस्बैंड है, जो मेन इसमें स्टेक होल्डर्स हैं। ओके, अब बात करते हैं कौन कौन से एथिकल इशू है। एथिकल इशू का क्या मतलब है? एथिकल इशू का मतलब है जब भी कोई एथिकल वैल्यू कॉम्प्रोमाइज हो, इग्नोर्ड हो। ओके, और ये भी याद रखना हम एथिकल डिलेमा भी यूज कर सकते हैं एज अ एथिकल इशू। वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ एथिकल इशू है, एथिकल डिलेमा। सो क्या क्या दिक्कत है यहाँ पे हम ये देखते हैं। सबसे पहला है सेविंग द लाइफ ऑफ वुमेन एंड हर बेबी। ठीक है, एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। वो क्या कहता है, भाई जो ब्लड है वो रिकॉग्नाइज्ड बैंक से ही होना चाहिए, वही ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज करना चाहिए। ओके, तो डिलेमा क्या होगी, मैं इंस्टेंटली ब्लड ट्रांसफ्यूज करूं और दो लोगों की जान बचाऊं, या फिर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मतलब ब्लड प्रोक्योर करूं किसी रिकॉग्नाइज्ड बैंक से, या फिर इस वुमेन को हॉस्पिटल लेके जाओ जहां पे रिकॉग्नाइज्ड ब्लड हमें मिल जाएगा। इन्फॉर्म कंसेंट, ये मेडिकल एथिक्स में पढ़ाया जाता है। इन्फॉर्म कंसेंट में बता देता हूँ क्या होता है। इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब ये है कि मान लीजिए आप किसी हॉस्पिटल में सर्जरी कराने जाते हैं, तो डॉक्टर आपको इन्फॉर्म करेगा, देखो सर इस सर्जरी के ये फायदे, ये नुकसान है, क्या आप ये सर्जरी करवाना चाहोगे, ये आपके ऊपर है।
कल को हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी अगर इन केस आपको कुछ होता है, क्योंकि हम आपको एडवांस में बता रहे हैं इसके ये नुकसान है, ये फायदे हैं। दिस इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट। अब क्योंकि जो वुमेन है वो लेबर में है, वो डिसीजन मेकिंग पावर में अभी है नहीं, मतलब डिसीजन लेने की हालत में है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे इन्फॉर्म कंसेंट भी एक एथिकल इशू है। हाँ, ये है कि उसका हस्बैंड अवेलेबल है, आप हस्बैंड को सब कुछ बताओ, सारे ऑप्शन जो जो अवेलेबल है हर चीज बताओ, ये पॉसिबल है, लेकिन हम पेशेंट के हिसाब से कह रहे हैं कि पेशेंट को ये चीजें पता है कि नहीं पता है। अकाउंटेबिलिटी वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिफरेंस होता है। अकाउंटेबिलिटी आउटर होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनर होती है। और ये डीएम के माइंड में चल रहा होगा, वो सोच रहा होगा अगर मैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दूं इमीडिएटली तो इन केस कुछ होता है, ओके, क्योंकि जो इसमें बोला है वो इलीगल है, तो उसके लिए अकाउंटेबल कौन होगा? मैं होऊंगा। एक तरफ माइंड में ये चल रहा होगा, दूसरी तरफ माइंड में ये होगा अगर मैं एसओपी फॉलो करूं, ठीक है, कि रिकॉग्नाइज ब्लड प्रोक्योर करने की कोशिश करूं, और इस बीच उस वुमेन की, उस बच्चे की अगर डेथ हो जाती है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? खुद होगा, वो गिल्ट फील करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी इनर होती है, अकाउंटेबिलिटी आउटर होती है। अगर वो वुमेन को हॉस्पिटल लेके जाता है, एयर लिफ्ट करता है या कुछ भी करता है, वो डेफिनेटली टाइम टेकिंग है। और इन केस अज्यूम करिए, क्योंकि वो इमीडिएटली चाहिए और प्रोसेस में है और वो उसकी डेथ हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, वो शायद अकाउंटेबिलिटी मतलब लीगल जो रिperकशन उनसे तो बच जाएगा, लेकिन जो सारी उम्र उसके माइंड में रह गए काश मैं वो ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देता, वो गिल्ट जो आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, उससे नहीं बच पाएगा। तो यहाँ पे जो उसके माइंड में डिलेमा रहेगा वो अकाउंटेबिलिटी वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी इज आउटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इनर, रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट इज बेनिफिसेंस वर्सेस नॉन मेलिफिसेंस। अब देखो ये ना बड़ा अजीब सा है, जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था मेरे को समझ में नहीं आया था, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ सिंपल से। एक हिंदी में कहावत है, अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते कम से कम किसी का बुरा मत करो। ओके, तो यहाँ पे जो भला करना है वो बेनिफिसेंस है, प्रोमोटिंग वेलबींग, और किसी का बुरा ना करो वो है नॉन बेनिफिसेंस। तो ये इस टाइम एथिकल डिलेमा में ये भी आएगा। एक तरफ भला करना क्या होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दूं और इसकी जान बचा लूं, दूसरी तरफ नॉन मेलिफिसेंस होगा, नो डूइंग हार्म। इसका क्या मतलब है कि भाई कहीं इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ा के मैं उसका हार्म तो ना कर दूं। ओके, दिस इज बेनिफिसेंस वर्सेस नॉन मेलिफिसेंस। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि आप किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा मत करो। जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं इसका। मान लीजिए कोई स्ट्रीट डॉग है, वो बेचारा बैठा हुआ आराम से और कोई उसको पत्थर मारे, तो आप उसको जनरली यही कहते हो ना, यार तुम अगर इसको कुछ खाने के लिए नहीं दे सकते, पीने के लिए नहीं दे सकते, तो कम से कम इस बेजुबान जानवर को तंग तो मत करो, मारो तो मत। ओके, दिस इज द डिफरेंस, बेनिफिसेंस वर्सेस नॉन मेलिफिसेंस। एंड लास्ट एथिकल इशू है हाउ टू यूज प्रेजेंट रिसोर्सेज एंड मैन पावर एज देयर आर अदर सिटीजन आर आल्सो इन इट। देखिए, यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है, बहुत सारा नुकसान हुआ है, तो जो रिसोर्सेज है वो पहले ही लिमिटेड है। अगर मान लीजिए ये रिसोर्सेज इस लेडी के लिए यूज किए जाते हैं, मान लीजिए एयर लिफ्ट करवाया जाता है या प्रोक्योर किया जाता है या एम्बुलेंस को किसी हॉस्पिटल भेजा जाता है, ओके, तब हॉस्पिटल ले जाने के लिए आप खुद सोचिए, रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी, वो कहीं और भी तो यूज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिलेमा जो क्या कहते हैं डीएम के माइंड में होगी, वो ये भी होगी कि भाई इस रिसोर्सेज को कैसे ऑप्टिमाइज वे में यूज किया जा सके, उसको ये भी दिमाग में रखना होगा, क्योंकि रिसोर्सेज कम है, हिली एरिया, रिमोट एरिया, रात का टाइम है, आप ये चीज समझो, वहां लिखी हुई है ये चीज, तो यहाँ पे यहाँ पहुंचने बड़ा मुश्किल होगा। और अब वापस इस लेडी को वहां पे लेके जाना, हॉस्पिटल में लेके जाना या ब्लड प्रोक्योर करना, ये सब टाइम कंज्यूमिंग है, प्लस रिसोर्स यूसेज बहुत ज्यादा है इसमें। मैं वेस्टेज नहीं कहूंगा, डू नॉट यूज द वर्ड वेस्टेज, ठीक है, कि वेस्ट करें नहीं, ऑप्टिमाइज कैसे किया जा सकता है। इवेल्युएट द ऑप्शन अवेलेबल टू यू बीइंग अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द एरिया। देखो मैं एक चीज बता दूं आपको, लेंथी पेपर होता है एथिक्स का, ओके, मिनिमम 3 ऑप्शन रखने हैं, मैक्सिमम 4, इससे ज्यादा मत रखना, ठीक है। आपको लिखना भी है, इसके मेरिट डिमेरिट भी लिखने हैं, सब कुछ लिखना होता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है इतना लंबा पेपर करना। 20 मार्क्स की केस स्टडी है और केस स्टडी भी आपको कंप्लीट करनी है। एक ऑप्शन एक्स्ट्रा इंक्रीज करने के चक्कर में ऐसा ना हो कहीं आप एक पूरी केस स्टडी ना सोल्व कर पाओ, ओके। तो मिनिमम 3 मैक्सिमम 4, मेरी हमेशा ये एडवाइस रहती है, और ऑप्शन की कमी नहीं होती, लेट मी टेल यू, ओके, ऑप्शन जितने मर्जी बना लो। चलो स्टार्ट करते हैं। टेकिंग हर टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल। अब इसकी जगह आप ये भी ले सकते हो, एयरलिफ्ट करवा देंगे या ब्लड प्रोक्योर करवा लेंगे, कोई और जाके ले आएगा रिकॉग्नाइज ब्लड, ओके, ऐसे कुछ भी बना सकते हो। हम बात करें टेकिंग हर टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल, इसकी मेरिट की बात करते हैं
क्या क्या मेरिट है। फॉलोइंग एसओपी, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वेरी गुडनेस उससे करना चाहिए वो है, कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा दूसरा, ये इसकी मेरिट है ऑप्शन की। डी मेरिट क्या है, चांसेस ऑफ डेथ ऑफ मदर एंड हर बेबी, ये सबसे ज्यादा है। 60 किलोमीटर दूर है, रात का टाइम है, सड़कें टूटी हुई है। आप ये मान के चलिए अगर 60 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ा कम से कम 2 से 3 घंटे लगेंगे, क्योंकि हिली एरिया सर, प्लेन एरिया नहीं कि गाड़ी शू करके गई, वहां पे राउंड राउंड करके आना पड़ता है। ओके, और बहुत जगह शायद टूटे होंगे रास्ते। तो यहाँ मेरे हिसाब से 99% ये वहां पे डेथ होगी होगी, और वो इन लेबर है, वो ब्लड लूज कर रही है इमीडिएटली, रिमेंबर दिस थिंग। ओके, दूसरी डीमेरिट क्या होगी, अगर लेके जाते हो डेथ होगी तो वो जो ऑफिसर है डीएमएल लाइफ टाइम गिल्ट में रहेगा कि भाई मेरी वजह से 2 लोग एक्सपायर हो गए, एक न्यूबॉर्न बेबी और एक वो लेडी है। थर्ड, कौन सी डीमेरिट है, विल रिक्वायर रिसोर्सेज एंड मैन पावर विच कैन बी यूज फॉर अदर सिटीजन, डेफिनेटली कुछ ना कुछ डॉक्टर नर्स एम्बुलेंस उसके साथ लेके जाए जाएंगे। ओके, ताकि साफ सी बात आपको पता है एम्बुलेंस में डॉक्टर या कुछ ना कुछ रखा जाता है, और ये इन लेबर है तो डेफिनेटली रखेंगे। तो ये मैन पावर कुछ टाइम के लिए यहाँ यूज होते हैं और कहीं और भी यूज हो सकती है, पॉइंट ये है कहने का। टेलिंग द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ऑप्शन अवेलेबल टू दी हस्बैंड एंड अलाउइंग द ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, ये हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है। ओके, इसमें क्या कहने का मतलब है कि भाई हस्बैंड उसको बताओ फटाफट के देखो सर ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, और इस केस में आपकी वाइफ और बच्चे की जान बचने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ओके, और उसके बाद उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करो। देखिए 99.99% है कि हस्बैंड कह देगा हाँ जी आप किसी भी तरह मेरी वाइफ और बच्चे की जान बचाओ। इन केस हस्बैंड मना कर देता है कि भाई नहीं इसको एयर लिफ्ट कराओ, तो भी मैं कहूंगा अगेंस्ट जाके करना है, क्योंकि आपको पता आप फिजिशियन भी हो और डीएम भी हो, आपकी ड्यूटी है जान बचाना। मैं आपको ये एडवाइस करूंगा। ओके, तो मेरिट क्या है, सेविंग द लाइफ ऑफ द मदर एंड हर बेबी, मदर एंड हर बेबी, ये चीज याद रखना, रादर देन प्रेग्नेंट वुमन लिखने की जगह ये लिखना मदर एंड हर बेबी, इंपैक्ट पड़ता है। सेकंड, इन्फॉर्म कंसेंट, ये बता दिया है आपने। थर्ड, सेविंग रिसोर्सेज, दीज आर मेरिट। डीमेरिट क्या है, लीगल एक्शन लिया जा सकता है, लिया जा सकता है ये भी गारंटी नहीं, क्योंकि कंपेलिंग सिचुएशन ऐसी है मुझे नहीं लगता कोई लीगल एक्शन होगा, और चांसेस है कि कंटेमिनेटेड ब्लड वो है ट्रांसफ्यूज हो जाए, ये भी चांस है, और चांसेस है गारंटी नहीं है। टेकिंग एडवाइस फ्रॉम द एक्सपीरियंस डॉक्टर एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, अब इसके क्या मेरिट है, एडवाइस मतलब कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर है उसको आप फोन करिए और पूछिए कि सर ऐसी ऐसी कंपेलिंग सिचुएशन है मुझे क्या करना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग करें। ओके, तो मेरिट क्या है इसकी, एक तो इन्फॉर्म एडवाइस है क्योंकि एक्सपीरियंस डॉक्टर वो आपको बेटर राय दे सकता है। हेल्प डीएम टू डिफेंड इन केस एनीथिंग गो रॉन्ग, कहेगा भाई मैंने तो वैसा किया ना जैसा डॉक्टर ने बोला है, तो यहाँ पे आपके लीगल एक्शन से भी बच सकते हो। डीमेरिट क्या है, अगेन टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ा बहुत, जो ऑप्शन 1 के कंपैरिजन अगर हम बात करें। दूसरा है शिफ्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो इसमें लीडरशिप की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, डिसीजन मेकिंग। ओके, यहाँ पे लीडरशिप का भी टेस्ट है कहीं ना कहीं, तो आप क्या कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी को शिफ्ट कर रहे हो दूसरे पे कि वो करेगा मैं तो ऐसा कर दिया कल को ताकि आप के ऊपर कोई अकाउंट आप अकाउंटेबल ना ठहर सको। ओके, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर रहे हो आप। थर्ड, कंसीडर करिए व्हाट इफ कि डॉक्टर आपको कोई और कॉम्प्लेक्स अजीब सी एडवाइस दे दे, फिर क्या करोगे, ये जो सिचुएशन है इसको और कॉम्प्लेक्स कर दे, वो शायद आपको माइंड में तो यार है कि यार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना बढ़िया है, क्यों ना मैं एडवाइस ले लूं किसी से, और वो भी शायद यही बात बोले और पता चले उस डॉक्टर ने कहा नहीं 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 एसओपी फॉलो करो आप इसको लेके आओ। व्हाट इफ कह रहा हूं मैं। ओके, तो यहाँ ये भी इसका एक डीमेरिट है कि जो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है उसको और कॉम्प्लेक्स कर दिया जाए। विच इज द बेस्ट ऑप्शन, देखो एग्जाम में पूछा नहीं है लेकिन कंक्लूजन में लिख सकते हैं हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे और क्यों करेंगे, जस्टिफिकेशन। ऑप्शन भी हमें पता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, अब बात करते हैं जस्टिफिकेशन किस बेसिस पे। इसको हम यूज कर सकते हैं एक्ट ऑफ डबल इफेक्ट और यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल दोनों। एक्ट ऑफ डबल इफेक्ट से फाइनली कोई क्वेश्चन आया है, मैं पढ़ा पढ़ा के तंग आ चुका हूँ, बच्चे बोलते सर इसका यूज कहाँ है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब बात करते हैं एक्ट ऑफ डबल इफेक्ट की। सम एक्शन हैव मोर देन वन इफेक्ट, गुड एंड बैड। ओके, लेकिन जब इसको जस्टिफाई कैसे करना है, इसकी कंडीशन है कुछ, 3 कंडीशन है। सर्कमस्टांसेस शुड बी जस्टिफाइड, ये हो रहा है। द गुड इफेक्ट शुड बी इमीडिएट, इमीडिएटली जान बच जाएगी बच्चे की और मदर की। थर्ड, गुड इफेक्ट शुड बी मोर देन बैड, इसका क्या मतलब है, गुड इफेक्ट है कि भाई बच्चे और जो मदर है दोनों की जान बच जाएगी। बैड इफेक्ट क्या है, कंटेमिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने के चांसेस है, चांसेस है। ओके, तो ये भी जस्टिफाई होता है।
तो यहाँ पे हम एक्ट ऑफ डबल इफेक्ट से ये ऑप्शन जस्टिफाई कर सकते हैं। यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल, द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, ओके, ये भी अप्लाई होता है। देयर वुड बी मैक्सिमम बेनिफिट एंड मिनिमम पेन एज इन द केस द सेफ्टी ऑफ मदर एंड चाइल्ड इज गारंटीड एट द एक्सपेंस ऑफ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड और विच मे और मे नॉट अकर, प्लस रिसोर्सेज भी बचेंगे अगर हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात करें। यहाँ पे हम यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल और एक्ट ऑफ डबल इफेक्ट दोनों यूज कर सकते हैं जस्टिफिकेशन के लिए। आई होप आपको सब अच्छे समझ में आया होगा। इन केस स्टिल कोई डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, अगर आप ऑनलाइन ट्यूशन लेना चाहते हो मैं वो भी पढ़ाता हूँ, वो भी ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। और अगर कोई चीज ऐड ऑन करना चाहते हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझे। ये मेरी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी अगर इन केस आपको लगता है मैं कुछ चीज मिस कर गया हूँ। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।